इसको रैप अप करेंगे वो है जी इसके ऊपर जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई हो रही है और उसको हम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं। ये एक दो मुख्तलिफ़ चीज़ें। पहले तो जो कुछ हो रहा है उसको समझना अहम है। मज़ाकरात का एक दूसरा दौर शुरू होना था। मैं ख़याल आप सब लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक दो चीज़ें अहम हैं कि 7 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था एक ट्वीट में कि मैं ईरान को ख़त्म कर दूंगा। आज उसके एग्जैक्ट अल्फाज थे, टुडे अ सिविलाइजेशन विल एंड। आज एक तहज़ीब का ख़ात्मा हो जाएगा। अब उसको लोगों ने ये भी सोचा कि शायद ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है या ये उनके पावर प्लांट्स तबाह करने वाला है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होने लगी है जो कि जंगी जुराइम में उसका तसव्वुर किया जाएगा। क्योंकि जब आप तहज़ीब को ख़त्म करने की बात कर रहे हो तो आप नस्ल कुशी की बात कर रहे हो। तहज़ीब ज़ाहिर इंसानों से होती है, तो इंसान को ख़त्म करने की बात हो रही थी। लेकिन 8 अप्रैल को सीज़ फायर हो गया। वो रात बड़ी मुश्किल रात थी। अगर आप लोग को दिलचस्पी है इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आप लोग भी रात को जाग के फॉलो कर रहे होगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो इतनी बड़ी धमकी देने के बाद उसने सीज़ फायर कर लिया। फिर उसने जेडी वैंस को भेजा, वो 21 घंटे की उनके मज़ाकरात हुए और उसके बाद उसने कहा जी जेडी वैंस ने कहा बहुत बुरी ख़बर है ईरान के लिए क्योंकि कोई डील नहीं हुई। इसका मतलब था कि जंग फिर से शुरू हो सकती है। और उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को जो पहले से ही बंद था उसको फिर से बंद कर दिया, यानी ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक बच्चों वाली हरकत थी ट्रंप की तरफ से। तीसरी जो अहम चीज़ हुई वो परसों हुई जब उसने कहा फिर से एक बार कहा कि ईरान को मैं ख़त्म कर दूंगा और पावर प्लांट भी ख़त्म हो जाएंगे। ईरान की उसने तहज़ीब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, उसने इस दफ़ा ईरान को कहा कि ईरान को मैं तबाह करूंगा। और उसने कहा कोई चांस नहीं है, एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कोई चांस नहीं है कि मैं इसका सीज़ फायर को एक्सटेंड करूंगा। यानी सीज़ फायर जुमे को 5 बजे ख़त्म होगा तो ख़त्म, सॉरी बुध को 5 बजे ख़त्म होगा, ख़त्म। उसके बाद बमबारी शुरू। जैसे ही टाइम होने लगा उसने कहा वैसे इतना कोई मसला है नहीं, ईरान वैसे भी बहुत इस वक्त मुश्किल में है, तो मैं उन्हें मज़ीद टाइम देता हूँ। अब उसने जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट सीज़ फायर कर दिया। पहले 2 हफ्ते का था, अब 2 हफ्ते का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। एक इनडेफिनेट सीज़ फायर है। तो पहली बात यह है कि ये इतनी भड़कबाजी क्यों करता है और फिर पीछे क्यों हट जाता है, और ये ट्रंप शुरू से कर रहा है। उस पूरे डायनामिक को समझने की ज़रूरत है कि बार बार क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो उसकी वजह यह है कि ट्रंप का जो अपना एक पूरा लाहे अमल था वो वेनेज़ुएला वाला था। आप लोगों को याद है वेनेज़ुएला में क्या हुआ था? उसने रातों रात जाके सदर को अगवा किया और नई हुकूमत जो उस वक्त नायब सदर बन गई डेल्सी रोड्रिगस, उसके साथ उसने मज़ाकरात किए। और क्योंकि वहाँ पे ना उनके पास हथियार हैं, ना वो हमला कर सकते हैं, ना वो आगे से लड़ सकते हैं। मैं भी वेनेज़ुएला, मैं मेरी वाइफ होके आए हैं और उनमें बहुत नफ़रत है अमेरिका के लिए, लेकिन उनके पास असला नहीं है। तो वही कहते कि हम लड़ नहीं पाए उस तरह से। हालांकि उनके भी 100 बंदे मारे गए, लेकिन उनके पास जेट नहीं है, उनके पास मिसाइल नहीं है। ये लड़ाई ज़ाहिर अब जज्बात से नहीं होती। लड़ाई अब जो जंग है उसके अंदर जज्बात एक पहलू है, लेकिन साथ टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। उसका ख्याल था कि वो इमाम अली ख़ामेनेई को शहीद करेगा और उसके फ़ौरन बाद पूरा ईरान उसके हक़ में निकल आएगा, क्योंकि उसको जो रिपोर्टें दी गई वो ये दी गई थी कि बहुत ही गैर मकबूल हुकूमत, अगर इसके आप रहबर आज़म को मार दोगे तो फिर जो पूरी अवाम है वो आपके हक़ में निकल आएगी और हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाएगा, फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी और जो शाह है, जो शाह का बेटा रज़ा पहलवी, वो आके सदारत संभाल लेगा।
उसने बिल्कुल यही किया। उसने पहले दिन ही इमाम अली ख़ामेनी को शहीद किया, उनकी बेगम भी शहीद हुई, उनका बच्चा भी एक शहीद हुआ, उनके पोते पोतियाँ भी शहीद हुए। तो पहला तो उसको झटका ये लगा कि जो अवाम निकली सड़कों पे, लेकिन अपनी हुकूमत के हक़ में, अपनी रियासत के हक़ में, अपने शहीद रहबर के हक़ में। और ईरान इतना मजबूत नहीं था, हुकूमत इतनी मकबूल नहीं थी जितनी उस शहादत के बाद हो गई। पूरा मुल्क एक हो गया। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी एक लहर दौड़ गई हमदर्दी की ईरान के लिए। हालांकि तारीख़ी तौर पे हमारे यहाँ फ़िरका वाराना मसाइल रहे हैं, कौन सुन्नी है कौन शिया है, ये मसले रहते हैं पाकिस्तान ईरान के दरमियान। लेकिन उससे बालातर होके लोगों ने ईरान की हमायत की। और ख़ामेनी की शहादत तकरीबन पूरे आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में लोगों से पूछ लें, किसी भी फ़िरके के, कोई सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले तशी हो, कोई भी हो, तो वो आपको यही कहेगा कि उसको इसी तरह गम हुआ है जैसे हमारा कोई अपना घर वाला कोई शहीद हुआ है। तो एक तो उसकी पहली कैलकुलेशन ख़राब हो गई। दूसरी कैलकुलेशन उसकी ये थी कि ये इनके पास इतने हथियार नहीं हैं, तो ये थोड़ी देर अगर इन्होंने मज़ाहमत की तो वो चंद दिनों की बात होगी, उसके बाद इनकी पूरी जो मिलिट्री है वो कलाप्स कर जाएगी। वो मॉडल है इराक़ का। 2003 में इराक़ पे जब इसने हमला किया था, जॉर्ज बुश उस वक्त सदर था अमरीकी, तो वो हमला तकरीबन 4 से 5 हफ़्तों में उन्होंने पूरे इराक़ पे कब्ज़ा कर लिया था। और जो उनकी मिसाइल की ताकत थी इराक़ की, वो 2 दिन भी नहीं चली थी। वो अब तकरीबन मैं आप लोगों जितना हूँगा या शायद थोड़ा सा छोटा हूँ, वो उस जंग हमने पूरी टीवी पे देखी थी। और मतलब थोड़ा भी मुकाबला नहीं कर सका था इराक़। बाद में जब फ़ौजी आ गए अमरीकी इराक़ के अंदर, फिर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहमत की, लेकिन आसमान पर मुकम्मल अमरीकी इजारादारी थी। उनके जेट तैयारे, उनके मिसाइल, उनके आगे बेबस था इराक़। यहाँ पे आपने देखा कि ईरान ने पहले दिन से जो मिसाइल मारना शुरू किए, वो जो बड़ा मशहूर आयरन डोम है इज़राइल का, उसको चीरते वो तल अवीव पे भी गिरे, हाइफा पे भी गिरे। उसके बाद उन्होंने आखिरी दिनों में तो अमेरिका के कुछ तैयारे भी गिरा दिए। फिर उन्होंने एक जो बड़ी चीज़ की, उन्होंने जंग को महदूद करने के बजाय, उसका ख्याल था कि डर के ये जंग को महदूद करेंगे, ये एक बड़ी महदूद नौयत की जंग होगी। वो कोशिश करेगा ईरान के किसी और से पंगा ना ले। ईरान ने उसको वसी कर दिया। सऊदी अरब में फ़ौजी अड्डों पे हमले किए, अमरीकी फ़ौजी अड्डों पे, कतर पे हमले किए, दुबई पे हमले किए, अबू धाबी पे किए, बहरीन पे किए। तो दायरा कार वसी करता गया ईरान। ये भी एक जैसे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ होती है, ये आ गई अमेरिका के लिए। सबसे ज़्यादा जो फिर बड़ी चीज़ थी जिसका उन्होंने नहीं सोचा हुआ था, वो था कि ये अपनी जोग्राफियाई जो हदूद हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करेगा। बिकॉज जोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉर, कि आप किस तरह से रीड करते हो अपनी टेरेन को, आप किस तरह से रीड करते हो अपने मैप्स को, आपके स्ट्रेटिजिक पॉइंट्स क्या हैं जिस पे आप मनूवर कर सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिक पॉइंट था ईरान का, वो था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़। वो उन्होंने बंद कर दिया। इससे ईरान ने ये मैसेज दिया कि ईरान एस्केलेट करने के लिए तैयार है, ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ये ट्रंप के लिए बिल्कुल एक अनोखी बात थी। उसको जो हमारे यहाँ एक हुसैनियत का भी एक आइडिया है, शहादत का भी एक आइडिया है, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग नहीं मिली थी। उसको ये भी नहीं पता था कि इनकी कैपेसिटी कितनी है कि ये लड़ सकते हैं। और फिर जब इन्होंने जैसे ये बंद किया आबनाए हुर्मुज़, तो आप देखें कि ट्रंप अपने इत्तेहादियों के तरलों पे आ गया। उसने नेटो ममालिक से कहा कि हमारी मदद करें इसको खुलवाने में, यूरोप से कहा, उन्होंने इनकार कर दिया, कनाडा से कहा, इनकार कर दिया, जापान से कहा, इनकार कर दिया। आखिर में उसने चीन तक से कहा, जिसके ख़िलाफ़ ये जंग हो रही है, कि आप आके मदद करें। उन्होंने भी ज़ाहिर है इनकार कर दिया। यानी एक एक करके उसका जो इत्तेहाद था अमेरिका का,
जो उसने कोलिशन बनाई हुई थी वो ख़त्म होने लग गई, जबकि ईरान जो है उसने अपने आप को मुस्तहकम रखा। उसके इत्तेहादी लेबनान में भी हिजबुल्लाह एक्टिवेट हो गई, यमन में हुती एक्टिवेट हो गए, गज़ा में हमास एक्टिवेट हो गई, और अभी तो बहरीन के अंदर उनकी बहुत सपोर्ट है, वो भी एक्टिवेट होने के लिए तैयार थी अगर ये मामलात आगे बढ़ते। और सबसे बढ़कर इराक़ में जो प्रो ईरान फोर्सेस हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो वो भी तैयारी में थी। ऐसे में जिसको हमें जो बहुत बड़ी धमकी लगी खौफनाक 7 अप्रैल वाली, वो एक तरह से उसकी बेबसी भी थी। वो जो सारे उसके स्ट्रेटजीज़ थी वो नाकाम हो चुकी थी। यही मामला इस बार भी हुआ है। उसका ख्याल था हम ब्लॉकेड करेंगे, ये पीछे हट जाएंगे ईरानी। ट्रंप के लिए अब प्रॉब्लम क्या है? ट्रंप के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसके नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, अंदरूनी डोमेस्टिक इलेक्शन। जो कांग्रेस, आप लोग समझते हैं अमेरिका में जो कांग्रेस होती है तो पार्लियामेंट होता है और सदर होता है, तो ये 2 अलग ब्रांचेज़ हैं। जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उन्हें सबको मालूम होगा, दूसरों को भी शायद मालूम हो, लेकिन कांग्रेस के इलेक्शन हर 2 साल बाद कुछ सीटों के इलेक्शन होते हैं। तो अब नवंबर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ट्रंप हार रहा है, ट्रंप के जो हिमायती हैं वो हार रहे हैं, और उसमें से सबसे बड़ा उस पर इल्ज़ाम है वो ये है कि इसको ईरान की जंग में नहीं जाना चाहिए। अब वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं इस जंग से फातिहा लौट रहा हूँ, कि गलती नहीं थी, और ईरान इस पे बज़िद है कि हम आपको फेस सेविंग नहीं देंगे। जो हमारे फील्ड मार्शल भी उधर गए थे उन्होंने भी यही बात उन्हें बुनियादी तौर पर समझाई थी कि आप जंग जीत चुके हो, अब ट्रंप फेस सेविंग चाहता है। वो पीछे हटने के लिए एक बयानिया बनाना चाहता है कि देखें ये जो ईरानी थे ये किसी की नहीं सुनते थे, मैंने इनका बंदा भी मार दिया, इनका लीडर मार दिया, अली लारजानी को भी शहीद कर दिया, खमेनाई को भी शहीद कर दिया, देखें आज इन्होंने मुझे डील दे दी है। ये क्या है कि वो इलेक्शन में जाएगा, और ईरानी कह रहे हैं कि ये हमने से कहने ही नहीं देना। तो इस वक्त इसको आप अना का मसला भी कह सकते हैं, इसको आप रियल पॉलिटिक भी कह सकते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अब वो हावी होती जा रही है। जहाँ तक स्ट्रेटिजिक सवाल है जंग का, वो एक लिहाज से ईरान जीत चुका है, क्योंकि जो बुनियादी सोच थी शुरू में कि हुकूमत का तख्ता उल्टा देंगे, वो नहीं हो सका। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको अभी की सिचुएशन। अब इसमें दूसरा हिस्सा जो है मेरी टॉक का वो ये है कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट मेथड, मार्क्सिस्ट मेथड हमें इसमें क्या सिखा सकता है। आप लोगों ने मार्क्सिज्म अपनी क्लासेस में पढ़ा है? सोशल साइंस के लोगों ने कुछ न नहीं कुछ सिलेबस में नहीं, सिलेबस में थोड़ा बहुत तो होता था पहले। अच्छा, सोशियोलॉजी तो वो निकाल दिया उन्होंने, खारिज, सेंसरशिप हो गई। अच्छा, ये भी हैरत है कि पूरा जो पाकिस्तान है उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चला रही है, लेकिन कम्युनिज्म का नाम नहीं लिया जा सकता है। ये ठीक, बुनियादी तौर पे मार्क्सिज्म जो है वो एक मेथड है दुनिया को समझने का, मारूजी हालात को समझने का, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं। ना इससे कुछ ज़्यादा उसका क्लेम है ना इससे कम। एक जाविया है चीज़ों को परखने का, और उसमें बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो हमारे सामने हमें नज़र आती है, वो न्यूट्रल नहीं है। उस हकीकत के अंदर चंद कुव्वतें ऐसी हैं जो जालिम हैं और चंद ऐसी हैं जो मज़लूम हैं। और सरमायादारी निज़ाम जिसके तहत ये दुनिया चल रही है, अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो जाऊँ, ये सरमायादारी निज़ाम ये न्यूट्रल निज़ाम नहीं है कि बस आपने मेहनत की आपको उसका फल मिलेगा। कैपिटलिज्म इज़ नॉट अ न्यूट्रल सिस्टम और अ मेरिट बेस्ड सिस्टम, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेहनत कोई करता है वो तो ग़ुलाम करते हैं। अफ्रीकी ग़ुलाम उन्होंने जितनी मेहनत की अमेरिका के अंदर, उससे ज़्यादा मेहनत तो किसी ने नहीं की थी अमेरिका में।
या पाकिस्तान में इस गर्मी में जितना भट्टा मज़दूर मेहनत कर रहा है उतनी तो मैं और आप नहीं करते, ठीक है। लेकिन भट्टा मज़दूर मेहनत की वजह से वो अरबपति नहीं बन जाता। क्यों नहीं वो अरबपति बनता, हालांकि वो अरबपति लोगों से ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा मुश्किल काम करता है। उसकी वजह ये है कि जो ज़राए पैदावार हैं, जिसे हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी फैक्ट्रियाँ, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ज़मीन, आपकी कंपनीज़, इन सब के ऊपर अजारादारी चंद लोगों की है। जो वर्कर है आम, वो इन कंपनीज़ के लिए या उन कुव्वतों के लिए काम करता है जिनकी ज़राए पैदावार पे अजारादारी है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, तो आप उनके लिए नौकरी कर रहे हो जिसकी कंपनी है। जो इन ड्राइव आप कोई अगर चलाता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है वो ज़ाहिर मालिकान को होता है। तो ये एक सिस्टम है जो कि स्प्लिट है। एक तरफ वो लोग जिनके पास जो वसाइल पे काबिज़ हैं, और एक तरफ हारी मज़दूर, मेहनत कश, मिडिल क्लास जो मेहनत करता है और उसकी मेहनत से थोड़ा बहुत उसको भी मिलता है, लेकिन उसकी मेहनत का जो मुनाफा है वो ऊपर बॉस को जाता है। ये एक बुनियादी स्प्लिट है निज़ाम के अंदर। और जो रूलिंग आइडियोलॉजी है, हुक्मरान तबकात की जो नज़रियात हैं, वो ये हैं कि वो कहते हैं नहीं हम सब एक हैं, लेकिन भट्टा मज़दूर और मालिकान एक नहीं, जागीरदार और हारी एक नहीं है। और ये हमें ज़ाहिर सबको पता चल जाता है अगर हम इस पर थोड़ा सा भी गौर करें। जो जिनकी ज़राए पैदावार पे इजारादारी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी उस इजारादारी को कायम भी रखें और उसको वसी करें। उनकी इजारादारी कायम हुई कैसे, पहला सवाल ये। और इसका एक जवाब मिलता है मार्क्स की जो कैपिटल है उसका आखिरी चैप्टर है वॉल्यूम 1 का, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन, कि बहुत सी वजूहात की बिना पर 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में चंद कुव्वतों ने यूरोप के अंदर जो लोगों के बाग थे, लोगों के खेत थे, उनके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया। ये एक लंबी हिस्ट्री है जिसमें मैं हिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर। लेकिन बुनियादी तौर पे आप समझे कि दूसरों के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया। उसी में से आगे जाके इंडस्ट्री हुई, और इंडस्ट्री के कुछ मालिकान थे और कुछ आपको वर्कर चाहिए थे। अब एक मालिक को क्या क्या चाहिए? उसको मशीन चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और उसको लेबर चाहिए, चीप लेबर। ये वसाइल थे, यानी ये रॉ मटेरियल जिसकी तलाश में यूरोपियंस हमारे यहाँ बरे सगीर आए थे, क्योंकि हम उस ज़माने में अमीर थे, माला माल थे। यहाँ से हमारे आबाउजदाद इंग्लैंड नहीं जाते थे। कोई यहाँ पे ये नहीं दावा कर सकता कि मेरा जो हमारे कोई आबाउजदाद जो थे वो मैनचेस्टर में रहते थे 13वीं सदी में, 14वीं सदी में। सैयद तो हो सकते हैं, बुखारा से तो हो सकते हैं, लखनऊ से तो हो सकते हैं, लेकिन पेरिस, लंदन से नहीं हो सकते। क्यों यहाँ से लोग नहीं उधर जाते थे, उधर से लोग इधर आते थे? क्योंकि ये अमीर खत्ता था, वो अमीर खत्ता नहीं था। यहाँ पे वसाइल थे, उधर से आके यहाँ के हमारे वसाइल, इन पे कब्ज़ा किया गया, ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया, हमारे खेतों पे कब्ज़ा किया गया, पूरा एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। यहाँ से दौलत को मुंतकिल किया गया इंग्लैंड की जानिब। जो हमारा रेलवे सिस्टम भी बनाया, सारा समंदरों की तरफ बनाया ताकि वहाँ से इंग्लैंड की तरफ पैसा चला जाए। तो जिस दौर में हमारे यहाँ कहत आ रहे थे, गुर्बत हो रही थी, उसी दौर में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी। ये दोनों जो अवामिल थे साथ साथ हो रहे थे। दिस इज़ अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, लाहौर की जब तरक्की ज़्यादा हो रही होती है तो सराइकी वसेब का बजट कम हो रहा होता है,
एक जगह डेवलपमेंट हो रही होती है, एक जगह अंडर डेवलपमेंट हो रही होती है। ये आपस में दोनों अमल जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। ये चीज़ अब आप आलमी लेवल पे अगर सोचें तो ये मामला है। इस हवस को लेते हुए पूरा सिस्टम बना जिसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं। सरमाए की जो भूख है मुनाफे की, उसको मुसलसल रॉ मटेरियल चाहिए, उसको मुसलसल चीप लेबर चाहिए, और रास्ते में दीवार क्या बनती है, कोई भी अगर आज़ाद हुकूमत हो। इसलिए उन्होंने बरसग़ीर में अपनी हुकूमत कायम कर ली, अफ्रीका में अपनी हुकूमत कायम कर ली, चीन में अपनी हुकूमत कायम कर ली, लातीनी अमेरिका में अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ के अंग्रेज़ों से जान छुड़ाई, तो हमारे ऊपर CIA आ गई। CIA ने पिछले 80 सालों में 92 मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशन कराए हैं। उनकी क्या वजह थी? एक मिसाल मैं आपको मुसद्दिक की देता हूँ, जो कि ईरान के एक लीडर थे। वो 1951 में इलेक्ट होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं ईरान में, और उनका एक नुक्ते पे उनकी मकबूलियत होती है कि जो हमारा तेल है वो तेल हमारी आवाम का होगा। वो तेल ब्रिटिश कंपनियों से छीन के कौमी तहवील में ले लेते, और उसके ख़िलाफ़ बरतानिया और CIA मिल के 1953 में उनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट देते हैं और उनको कैद कर देते हैं। और ये जो शाह है, इसके बाप को शाह बना के मुसल्लत कर देते हैं। 1945 के बाद जो इंडस्ट्री है अमरीकी या मगरबी, उसने हमारे वसाइल पे वो कब्ज़ा हर वक्त करने की सोच रही होती है। उसमें जो सबसे अहम रॉ मटेरियल था वो था तेल, जिसके लिए पूरा मिडल ईस्ट उन्होंने तबाह कर दिया। मस्नूई रियासतें बनाई, कुवैत बना दिया इराक़ के साथ, बहरीन बना दिया, UAE, ये कहीं से लगता है सीरियस कोई मुल्क, नाम से ही नहीं लगता सीरियस, उसको बना दिया। सऊदी अरब का नाम आप देखें उन्होंने क्या बनाया, सऊदी अरब, एक फैमिली के नाम से उन्होंने नाम बना दिया। ये सारी रियासतें थी जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाई ताकि इसको हम चला सकें। और यहाँ का जो तेल था, इसके ऊपर अजारादारी हो हमारी। इसके बरक्स जो तहजीबें, बड़ी तहजीबें थीं, मिस्र, शाम, लेबनान, इराक़, ईरान, उन सब को तबाह किया। और उसमें अमेरिका को जो सबसे अच्छा दोस्त खित्ते में मिला वो मिला इज़राइल। तो सुहूनी और साम्राज्यी क़ुव्वतों ने मिल के इन मुल्कों को तबाह किया, और ये जो सारे खलीजी रियासतें जिन्हें हम कहते हैं मस्नूई रियासतें, इनको उन्होंने सिक्योरिटी जोन्स बना दिया। जिस तरह आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आप समझे पूरा मुल्क उसी तरह चल रहा हो, और वहाँ पे फ़ौजी अड्डे आके बिठा दिए। ये एक ओवरऑल दुनिया का एक नक्शा इन्होंने बनाया, आर्किटेक्चर बनाया। अमेरिका के 700 मिलिट्री बेसेस हैं, फ़ौजी अड्डे, 700 मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। वो प्यार मोहब्बत के लिए तो उधर नहीं बैठे, वो इसलिए बैठे हैं ताकि इन जगहों पे अपनी इजारादारी को कायम रखा जाए। सो हमें जो ये सारा सोशलिस्ट मेथड मैंने आपको बताया है वो क्या है, वो इस सारी लड़ाई के मारूजी हालात समझने की एक कोशिश है कि सिर्फ ये मामला नहीं है कि ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, ये करप्ट हैं वो करप्ट नहीं हैं, या ये कोई मज़हब की सिर्फ लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ हमारे ख़त्ते में नहीं हो रही। वेनेज़ुएला, उनके अपने क्रिश्चियन भाई हैं, उनके ऊपर भी तबाही लेकर आ रहे हैं। क्यूबा, उधर भी उनको भी तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे जो उनको बड़ी टेंशन है वो चीन की। ईरान से चीन का 20% जो एनर्जी सप्लाई है वो ईरान से आता है। ईरान को तबाह करने का मतलब है आपने रूस को भी तबाह किया, आपने चीन को भी तबाह किया। तो चीन के इर्द गिर्द महासरा तंग कर रहे हैं।
ये एक ओवरऑल लड़ाई है हमारे रिसोर्सेज की। उनकी जो नज़रें हैं वो इस खित्ते पे, उसके वसाइल पे आज भी अजारादारी कायम करने की है, जैसे मैंने आपको 18वीं सदी का पूरा मिसाल दी। और उसका एक आपको मैं आखिर में अलामत बताऊं कि हमारे यहाँ आपको तक क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है। कभी क्रिटिकल मिनरल्स जो मदनियात अमरीकी कंपनियां छीनना चाहती हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है सिंध में, सराइकी वसेब में, पंजाब में। जी, इस फार्मिंग के ज़रिए हम ज़मीनें बैरूनी कुव्वतों को बेचेंगे। ये सब जो है ये एक प्लान के तहत हो रहा है। मार्को रूबियो का आप लोगों ने सब ने सुना हुआ है, उनका वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का मार्को रूबियो, उसने एक बहुत अहम तकरीर की है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। वो तकरीर आप लोग ऑनलाइन ज़रूर पढ़िएगा। वो तकरीर में कहता है कि हम जो मगरबी लोग हैं, हम बड़े अजीम लोग हुआ करते थे। हम 17वीं 18वीं सदी में, 19वीं सदी में दुनिया पे हावी थे। हावी क्या थे? जो कॉलोनियलिज्म जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे लूटमार, यहाँ पे कहत, जो 40, एक प्रोफेसर है उत्सव पटनायक, वो बताती हैं कि $40 ट्रिलियन की लूटमार यहाँ से की है मगरिब ने उस दौरान। तो कहता है हम ये सब बड़े अजीम कारनामे थे हमारे आबा अजदाद के। अब हम हल्के पड़ गए हैं, हमें फिर से अपने आप को मजबूत करना है और फिर से हमें, वो कहता है हमारे अंदर वो एडवेंचरस स्पिरिट फिर से आनी चाहिए। वो एडवेंचरस स्पिरिट का क्या मतलब है? रिकॉलोनाइजेशन, हमारे ख़ित्ते की रिकॉलोनाइजेशन जिसका अमल शुरू हो चुका है। उसमें इन्होंने इराक़ को तबाह किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, इन्होंने लिबिया को तबाह किया, शाम को तबाह किया, लबनान को तबाह किया। उसकी सबसे भयानक मिसाल आपको गज़ा में मिलती है, जहाँ नस्ल कुशी हुई है, 70,000 बच्चों को शहीद किया। और ईरान उसी के अंदर एक और उसी प्रोसेस की एक कड़ी थी। और हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि ईरान ने ये जो लड़ाई लड़ी है, मज़ाहमत की है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, वो सिर्फ ईरान की नहीं लड़ाई, वो हम सब की लड़ाई थी। क्योंकि उसने पहली बार अमरीकी अस्करी कुव्वत के ऊपर एक हद लगाई है। और आने वाले दिनों में जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, अमरीका माशी तौर पे ज़वाल पजीर है, लेकिन अस्करियत उसके अंदर बहुत हावी है। मैंने कहा सरमायादारी चलता है चंद कंपनी की इजारादारी से। जंग मेरर आपके लिए बुरी है, उन कंपनियों के लिए लेकिन बहुत मुनाफा बख्श। वो असला बेचती हैं, जितनी जंग होगी उतना असला बिकेगा। वो खुश हैं, बैंक खुश हैं, टेक कंपनीज खुश हैं। स्कूल तबाह हो रहे हैं, हस्पताल तबाह हो रहे हैं, पूरे माशरे, तहजीबें तबाह हो रही हैं, लेकिन चंद कंपनियां खुश हैं। तो सरमायादारी निज़ाम उस नहज पे पहुंच गया है जहां वो नस्ल कुशी कर रहा है, तहजीबों को ख़त्म कर रहा है, लेकिन कुछ तरक्की नहीं दे पा रहा। यहाँ से हमारी मज़ाहमत शुरू होती है, जिसमें दो चीज़ें बिल्कुल, दो पहलू अहम हैं। एक, साम्राज्य मुखालफत। तमाम हमारे आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बलोचों के, पश्तूनों के, सराइकियों के, पंजाबियों के, सिंधियों के, जो भी हम सब हैं, कई हमारे यहाँ मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बैरूनी हमला आवर हैं उनके ख़िलाफ़ एक होना, एक जहन ये रखें कि इस खित्ते के ऊपर जब हमला होगा, जब लिबिया पे हमला हुआ सारी कौमें वहाँ पे बर्बाद हुई, इराक़ पे हमला हुआ सारी कौमें बर्बाद हुई, शाम पे हमला हुआ सारी कौमें बर्बाद हुई। ऐसा नहीं होगा कि एक चंद लोग के हिस्से में कुछ आएगा। एक ये साम्राज्य। दूसरा, अगर उस साम्राज्य मुखालफत का वाकई आपको लड़ना है तो फिर अंदरूनी तौर पे जो उनके एजेंट बने हुए हैं, जो हमारे हुक्मरान तबकात, जो आज भी शऊरी उनकी ख्वाहिश यही है कि उनके बच्चे मगरिब में पढ़ें, उनकी प्रॉपर्टियाँ वहाँ हैं, उनके बैंक वहाँ हैं, वो आ जाके एंड में कॉम्प्रोमाइज़ उसी तरफ करते हैं। उसके बरक्स हमें यहाँ पे एक बड़ा फ्रंट बनाना है जिसकी बुनियाद मिडिल क्लास की हो, मेहनत कशों की हो, किसानों की हो, मज़दूरों की हो, उसमें ख़वातीन का एक अहम रोल हो। और उस फ्रंट को बनाने के लिए नौजवान जो हैं उनका सबसे अहम रोल होगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक और तरह की क़ुव्वत होती है। ये बोझ तारीख़ ने आपके कंधों पे डाल दिए। अब आपकी जो लड़ाई है
वो ये वाली लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये भी लड़ाई है कि हॉस्टल के मसले हैं तो कैंटीन के मसले हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़े वसी पैमाने में दुनिया को देखना कि क्या किस तरह नस्ल कुशी हो रही है सारी दुनिया में, उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, चीज़ों को पढ़ना, लिखना, समझना, ये भी अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, क्योंकि वो आपको गैर मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। आपने अपने आप को शऊरी तौर पे, नज़रियाती तौर पे मुनज़्ज़म करना है और फिर किसी तहरीक का हिस्सा बनना जो कि वाकई एक आज़ादी की तहरीक हो, जो ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ सकें, अंदरूनी तौर पे भी इंसाफ और बैरूनी तौर पे हमारी सालमियत का दिफा। ये दोनों